नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी कर्नाटक की और चर्चा के लिए आज हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी अदिति फडणीस जी। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आज का। आज कार्यक्रम में बात होगी कर्नाटक की, जो बीते 4 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का किला बन चुका है। खास बात यह है कि कर्नाटक में सरकार भले ही किसी की हो, लोकसभा में कमल ही खिलता है। दक्षिण भारत का ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है। दक्षिण का ये राज्य कैसे बन गया बीजेपी का किला, ये समझने के लिए हम आपको सीधे एनडीटीवी डेटा सेंटर लिए चलते हैं। तो अब चुनाव का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए और बताएंगे कैसे चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने कर्नाटक को अपना किला बना लिया। 4 चुनाव का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, 4 लोकसभा चुनाव का। दिखाते हैं सीटों के नजरिए से बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रही। 2004 में बीजेपी को 18 सीटें आई, 2009 में 19, 2014 में 17, 2019 में 25 सीटें, अब तक का सबसे शानदार परफॉर्मेंस। कांग्रेस की सीटों पर नजर डालते हैं कि कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। 2004 में 8 सीटें, 9 में 6, 14 में 9 और 19 में 1 सीट। तीसरी पार्टी जेडीएस, फटाफट उसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। जेडीएस 2004 में 2, 9 में 3 और 2014 में 2 सीटें और 19 में पार्टी के खाते में केवल 1 सीट आई। वोट शेयर फटाफट तीनों पार्टियों का हम देख लेते हैं कि वोट शेयर कैसे तीनों पार्टियों का यहां पर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी ने 2004 में 35% वोट हासिल किए, 2009 में 42 और 14 में 43 और 2019 में सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही, 51% वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस के वोट प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस को 2004 में 37% मिले और 2019 तक आते आते घटकर ये 32% वोट हो गया। हालांकि 2014 में 41% और 2009 में 38% वोट कांग्रेस को मिले थे। अब जेडीएस की बात कर लेते हैं, जिसने शुरुआत की थी 21% से। 2004 की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद लगातार ढलान आता चला गया जेडीएस की परफॉर्मेंस पे। 2009 में 14%, 2014 में 11% और 2019 में 10% वोट प्रतिशत जेडीएस का रहा था। अब हम बात कर लेते हैं जातियों की, क्योंकि जातिगत समीकरण भी काफी अहम होते हैं चुनाव में कर्नाटक के। हम सबसे पहले बात करेंगे 2009 की। वोकालिगा जो अहम जाति है कर्नाटक में, उसने 38% वोट किया बीजेपी को 2009 में, 38% ही वोट रहा 2014 में, 41% रहा 2019 में। अब कांग्रेस का हम देखते हैं कि इस जाति ने कांग्रेस को कितना वोट किया। 2014 में 29% और 2019 में 37%। अब हम बात करते हैं जेडीएस की। जेडीएस के खाते में इस जाति के वोट आए 2009 में 30%, 2014 में 31% और 2019 में 11%। तो ये तीनों पार्टियों का आपने परफॉर्मेंस देख लिया वोकालिंगा के हिसाब से। अब हम बात करते हैं लिंगायत की। लिंगायत ने 2009 में बीजेपी को 73% वोट किया और 2014 में 63% वोट किया, 2019 में 69% वोट किया। कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि लिंगायत ने कांग्रेस को कितना वोट किया चुनाव दर चुनाव। 2009 की पहले बात करेंगे, 17% कांग्रेस को आया 2009 में, 2014 में 23%, 2019 में 18% वोट आया। और जेडीएस की अगर हम बात करें तो लिंगायत का 5% वोट 2009 में जेडीएस को मिला और 2014 में 10%, 2019 में 5% वोट मिला। वहां पर ओबीसी की क्या परफॉर्मेंस रही, कैसा उन्होंने वोट किया हर पार्टी को, वो आपको दिखाते हैं। 2009 में बीजेपी के पक्ष में 44% ओबीसी वोट आया। वहीं अगर हम बात करें 2014 की तो 37% और 2019 में बम्पर ओबीसी वोट बीजेपी को मिला। 2019 में बीजेपी को 59% वोट आया था ओबीसी का। कांग्रेस की अगर बात करें तो 40% आया 2009 में, 2014 में 44% इजाफा हुआ, 2019 में फिर से घटा ये वोट कांग्रेस के पक्ष में, 26% यहाँ पर वोट मिला कांग्रेस को ओबीसी का। जेडीएस की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में 7%, 2014 की बात करें तो 10% और 2019 में घटकर ये वोट प्रतिशत हो गया 8%। तो तमाम आपने फैक्टर्स यहाँ पर देख लिए। अब हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और सवालों के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अदिति जी, आपसे ही मैं सवाल करना चाहूँगा, इस बार की लड़ाई कैसे नजर आ रही है? मेरे ख्याल से जो अप्रत्याशित जीत पिछली बार भाजपा को मिली थी, इस बार भी वो रिपीट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कई इंडिपेंडेंट्स मैदान में हैं, उसके अलावा कई रेबेल कैंडिडेट्स मैदान में हैं जिन्होंने कि ईश्वरप्पा उदाहरण के तौर पर, जिन्होंने कि मेरे ख्याल से यहाँ आके वो मिले गृह मंत्री से, लेकिन शायद गृह मंत्री को टाइम नहीं था तो वो बहुत ही नाराज़ होके वापस चले गए हैं।
कुल मिला के ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय जी कि कर्नाटक में किस तरह का प्रभाव बीजेपी दिखाएगी। जी हालांकि BY विजेंद्र जो कि वहाँ के सचिव हैं भाजपा की यूनिट के, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और पिछले बाई इलेक्शंस में उनका हस्तक्षेप था वो साफ दिखाई दे रहा था। भाजपा ने सभी सीटें जीती थी लगभग। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस बार जनता दल, सेक्युलर और बीजेपी साथ साथ लड़ रहे हैं। एक इतना मतलब गहराई से इनका अलायंस हुआ है कि एक दूसरे के कई जगह पर एक दूसरे के सिंबल पर लड़ रहे हैं। अमिताभ जी, आपसे उसी सवाल को मैं करना चाहूंगा, जो जेडीएस का अलायंस हुआ बीजेपी के साथ, ये कितना इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है इस बार? देखिए, जेडीएस का वोट शेयर तो जैसा आपने दिखाया लगभग आधा हो चुका है पिछले 20 सालों में, लेकिन जेडीएस का असर जो है वो लार्जली साउथ कर्नाटका या ओल्ड मैसूरू जिसे कहते हैं उस क्षेत्र में है। उस क्षेत्र में बीजेपी पिछली बार 8 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन जेडीएस और बीजेपी की एक पुरानी हिस्ट्री भी रही है। जब 2008 में कुमारस्वामी ने पावर ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया था, इसकी वजह से जो दो समाज हैं, बीजेपी को लार्जली वहाँ आज भी अपर कास्ट और लिंगायत समाज की पार्टी माना जाता है, और जेडीएस वो कलिगा समाज को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों समाजों में थोड़ा फ्रिक्शन है। आज भी कई सारे लोग उस बात को भूल नहीं पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या जेडीएस और बीजेपी ने जो अलायंस किया है, इसका परफेक्ट वोट ट्रांसफ़र दोनों ही दलों को हो पाएगा, यानी लिंगायत समाज का वोट जेडीएस कैंडिडेट को पड़ेगा या नहीं, और वो कलिगा समाज का वोट जो है वो बीजेपी को पड़ेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके ऊपर ही ये जो अलायंस है, इसकी जो सक्सेस या फेलियर है वो भी डिपेंड करती है। दो अहम जातियां हैं कर्नाटक के अंदर, लिंगायत और वो कलिगा। इस बार इन जातियों को देखकर क्या समझ में आ रहा है? हमारा ग्राफ तो ये बता रहा है कि बम्पर वोट मिलता रहा है बीजेपी को, लेकिन इस बार स्थितियां क्या हो सकती हैं? बीजेपी को बम्पर वोट मिलने का एक कारण ये भी था कि येदियुरप्पा जो कि लिंगायत समाज के एक शीर्षस्थ नेता माने जाते हैं, वो भाजपा के साथ थे और लिंगायत समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो बीच में जब वो छोड़ के नाराज़ होके चले गए थे बीजेपी से, तो उस समय भाजपा को आपने दिखाया ग्राफ में कि एक डाउनवर्ड डिप है बीच में। वो समय वही है जबकि नाराज़गी दिखा के वो अलग हो गए थे भाजपा से, तो अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से, लेकिन बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने उस चुनाव में। अमिताभ जी, आप बीजेपी का जादू कर्नाटक में क्यों चलता है, कैसे चलता है? चुनाव दर चुनाव बीजेपी का किला कैसे कर्नाटक बनता गया? देखिए, साउथ में बीजेपी का जो यूनिट है वो सबसे मजबूत है इस राज्य में। दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है जब से जेडीएस पिक्चर में आया है, तो उसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को मिलता आया है। 2000 और येदियुरप्पा की जो एक टावरिंग पर्सनालिटी है, उनकी एक इमेज और ब्रांड, उसका भी फ़ायदा बहुत बीजेपी को मिला है। 2019 में खास करके जब बीजेपी का रिकॉर्ड प्रदर्शन हुआ है, उसका खास कारण है मोदी फैक्टर। पूरे भारत में जहां 3 में से 1 वोटर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी को वोट किया था 2019 में, वो आंकड़ा 1 में से 2 वोटर कर्नाटक में है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लीड जो है वो भाजपा को वहां पर देखने को हमें मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। बड़ा सवाल सबके जहन में यह है कि जो कर्नाटक साउथ में बीजेपी का किला है, क्या बीजेपी उसे बचा पाएगी? आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी हमने आपको बताई है, तो कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं जो कर्नाटक की तस्वीर को और आपके सामने साफ करेंगे। तो सवाल इसमें यह है कि 2023 की जीत क्या 2024 में कांग्रेस दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2023 में 135 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी के खाते में 66 सीटें आई थी और जेडीएस के खाते में 19 सीटें आई थी। तो ये तो हुआ सीटों का गुणागुणित 2023 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन
अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करें, कि अगर कांग्रेस 5% वोट झटक लेती है बीजेपी का तो क्या होगा। उससे पहले यह समझ लीजिए कि 2019 के चुनाव में नतीजे क्या रहे थे। 2019 में बीजेपी के खाते में शानदार परफॉर्मेंस के साथ 25 सीटें आई और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। अब 5% अगर बीजेपी का वोट कांग्रेस के खाते में आता है तो क्या होगा। कांग्रेस के खाते में आ जाएंगी 10 सीटें और बीजेपी को 16 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। ये तब है जब 5% वोट छटक जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, क्या ये मुश्किल है? इसको समझने के लिए कुछ और आंकड़े अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन आप इसमें देख पाएंगे। अब ये आंकड़ा आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2008 में जब बीजेपी ने 110 सीटें जीती थी, सरकार बनाई थी, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। यानी कि विधानसभा में भी बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और लोकसभा में भी बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगले आंकड़े की तरफ हम रुख करते हैं, वहां पर तस्वीर कुछ और समझ में आएगी। यहां पर आती है बारी कांग्रेस की। 2013 में कांग्रेस ने शानदार परफॉर्मेंस किया, सरकार बनाई, 122 सीटें आई विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब हुआ लोकसभा का चुनाव 2014 में तो पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई। यानी कि विधानसभा के चुनाव के प्रदर्शन को लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दोहरा नहीं पाई। अब जरा अगले आंकड़े को देखते हैं। अगला आंकड़ा क्या है? 2018 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी के खाते में 104 सीटें आई, 100 का आंकड़ा पार किया। और बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, यानी कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया 18 में, 1 साल पहले, और 19 के चुनाव में 25 सीटें 28 में से हासिल की। एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का रहा है। तो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन करते हैं तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो एक जैसा रहता है, और जबकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा अलग हो जाता है। अब 2023 की हम बात कर लेते हैं। 2023 में कांग्रेस को 135 सीटें मिली, बम्पर बहुमत मिला। अब सवाल यह है कि 2024 में पार्टी इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। और अब बात कर लेते हैं मोदी फैक्टर की। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो देश भर में मोदी के नाम पर 27% वोट हुआ और कर्नाटक में ये आंकड़ा 57% था। 2019 के आंकड़े पर अब जरा गौर कर लेते हैं। 2019 में देश में 32% वोट मोदी के नाम पर पड़ा और कर्नाटक में 54% वोट पड़ा। तो मोदी फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इन आंकड़ों से समझ में आता है। अब हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इन आंकड़ों के जरिए क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। अदिति जी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन करें तो क्या तस्वीर इस बार उभरती हुई नजर आ रही है? अगर देखा जाए तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कांग्रेस एक तरह से ऑन द बैक फुट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा कोशिश बहुत कर रही है और सबसे बड़ी भाजपा के पास जो ताकत है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो नरेंद्र मोदी है। अमिताभ जी, जो विधानसभा चुनाव हुए हमने देखा उसमें जो कांग्रेस की घोषणाएं थी, वादे थे, स्कीम्स थी, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई उनकी जीत में और पार्टी ने उन पर काम किया। अब अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या ये फ्रूटफुल लोकसभा में भी साबित हो सकती हैं? देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गारंटीज की बात करी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन सिद्धारमैया सरकार ने अच्छा किया है। वहाँ पर महिलाओं में जिन्हें 2000 रुपये मिल रहे हैं और फ्री बस ट्रैवल मिल रहा है और गरीबों को मुफ्त बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है और युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस मिल रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स या गारंटीज अच्छी की है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स का बेनिफिट जनता सिद्धारमैया या कांग्रेस को एक लोकसभा इलेक्शन में देगी या विधानसभा इलेक्शन में देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये लोकसभा चुनाव है और इसमें दूसरे मुद्दों पर वोटिंग होती है। एक दो जो और बातें हैं वो ध्यान में रखने वाली ये हैं कि इससे क्या है कि महिलाओं और पुरुषों में भी थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट या डिसकंटेंट हो गया है, पुरुषों में खास करके, क्योंकि महिलाओं को 2000 रुपये मिल रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल मिल रहा है, जिसकी वजह से बसों में जो है वो भीड़ जो है वो बढ़ गई है और कई पुरुष जो हैं वो नाराज हो गए हैं सिद्धारमैया सरकार से कि उन्हें कैश डोल नहीं मिल रहा है। और ये जातियों में भी देखने को मिल रहा है। SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज़ में स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, वहाँ इम्पैक्ट अच्छा है, जबकि जो अपर कास्ट हैं और जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो कलिगा लिंगायत समाज, इन तीनों जातियों में स्कीम्स को लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी है, खासकर क्योंकि इसकी वजह से जो है वो जो कर्ज है राज्य का वो इस बार लगभग 20,000 करोड़ बढ़ गया है और जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ करता था आज कर्नाटक रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो गया है।
जी, मैं अदिति जी का यहाँ पर रुक करना चाहूँगा। अदिति जी, अब एक बड़ा सवाल और है, वो है मोदी फैक्टर। ये कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल से कर्नाटक में भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स को काफ़ी फेरबदल किया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर देखा जाए तो हर लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा 80 प्लस या 75 प्लस के कैंडिडेट्स पिछली लोकसभा में थे। उनमें से कई रिटायर हो गए हैं और उन्होंने स्वयं ये घोषणा की है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सदानंद गौड़ा जैसे लोग हैं, जिन्होंने जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गुस्से में हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम भाजपा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब भाजपा की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिला के ये जो फेरबदल हुआ है, इसमें कैंडिडेट कई परिस्थितियों में नया है भाजपा का, और इसमें मोदी जी का की छवि कैंडिडेट से ज़्यादा बड़ी है। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नया मुद्दा होगा, नए आंकड़े होंगे और उस आंकड़ों के जरिए उस मुद्दे की तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।